हेलो एवरीवन, मैं हूं भूपेश पालीवाल। अनअकैडमी के इस लाइव प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। वेलकम टू अनअकैडमी। लगातार चलते हुए इस सेगमेंट में जिसमें आप लोग सभी रोज़ाना आते हैं इस सेगमेंट में, तो आप सभी का स्वागत है। और देखते हैं कि आज हम क्या करते हैं, आज हम क्या पढ़ते हैं। तो कल मैंने आपको देखो कितना हमने कर लिया है पार्ट, वो बता देता हूँ। उसके पहले ये बता दूँ कि 3:30 बजे 3:30 पर 3:30, ठीक है, जो आपका दोपहर में 3:30 पर ये डेली लगता है क्लास आपका, ठीक। और ये क्लास स्पेशली हम कंडक्ट कर रहे हैं एमपीएसआई के लिए, ठीक है। पूरा फोकस किस पर है? एमपीएसआई के लिए वन लाइनर्स पे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दूसरे एग्जाम की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं वो निराश ना हो, क्योंकि हिस्ट्री तो बेटा हिस्ट्री है, ठीक है। हिस्ट्री तो हिस्ट्री है, चेंज नहीं होगा। किसी दूसरे एग्जाम के लिए दूसरा हिस्ट्री ऐसा कुछ भी नहीं होगा। काम का आपके भी है, लेकिन क्या है कि जो प्रीवियस एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं हिस्ट्री के, उसको ध्यान में रखते हुए पूरा सेगमेंट को आपके लिए प्रिपेयर किया गया है। ध्यान दीजिएगा। तो ये है इसके अंदर खास। अभी हमने कहाँ तक और कितना पढ़ लिया है वो भी देखो। तो देखो, सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता, फिर उसके बाद में हमने वैदिक सभ्यता, उसके बाद में हमने बौद्ध धर्म, जैन धर्म और महाजनपद। ये 5 लेक्चर हो चुके बेटा हमारे, ठीक है। आपको अगर ये 5 लेक्चर चाहिए तो इनके जो लिंक है, इन 5 लेक्चर के जो लिंक है यूट्यूब के, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या फिर जिस चैनल पे भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं उसी चैनल के अंदर आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। हिस्ट्री के अंदर ये 5 टॉपिक मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिए। लाइन से चल रहा है। कुछ बच्चों का डाउट ये रहता है, सर हिस्ट्री हमको समझ में नहीं आता, सर इतिहास हमें समझ में नहीं आता, कहाँ से क्या शुरू हो गया। तो बेटा एकदम ध्यान से और बेसिक से मैंने बिगनर्स लेवल के, जो बिगनर्स वाले बच्चे हैं या फिर सब बोल सकते हैं जिन्होंने अभी अभी शुरुआत करी है, लेक्चर हमेशा उन्हीं के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता भी बिगनर्स के लिए, फिर वैदिक सभ्यता भी बिगनर्स के लिए। मतलब जहाँ से शुरुआत करना है आपको जीरो से, वहीं से शुरुआत की गई है इन सब लेक्चर्स की। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ अन्य वंश, अन्य राजवंश। अब करना क्या है, ध्यान से। महाजनपद के बाद में कैसे आगे एक जनपद क्या है बढ़ेगा, बनेगा। तो देखो ध्यान से, कल हमने पढ़ा था महाजनपद। थोड़ा सा एक बार क्विक रिवीजन देख लो। कल हमने महाजनपद देखा था, महाजनपद। तो महाजनपद पे मैंने बताया था आपको कितनी जनपद थी, 16 महाजनपद थी। 16 महाजनपद के अंदर कौन कौन सी थी कल मैंने बताया था आपको। ध्यान से देखो, जो कल नहीं थे बच्चे लेक्चर जरूर देखना। और फिर भी समझ में तो अभी भी आएगा। देखो, एक कंपोज बताया था, एक गांधार बताया था, एक कुरु जनपद बताया था, एक पांचाल बताया था, कौशल बताया था, याद करो, सूरसेन मथुरा वाला, मत्स्य विराटपुर वाला, वत्स, चेती या चेदी, अवंती, मगध, बनारस, मल्ल, वज्जी, अंग और अश्मक। कल मैंने बताया था, याद करो। ये सारी जनपद कल हम देख चुके हैं बेटा, ठीक है। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं वीडियो, ये मैं कल पढ़ा चुका हूँ बेटा। फिर भी आप लोग ध्यान रखो, यहाँ पे जनपद है। और होगा क्या बेटा, ये जो 16 जनपद है, 16 महाजनपद है, इसमें एक जनपद है जिसका नाम है मगध। मेरी बात बड़ा ध्यान से सुनना। देखो क्या होता है कि जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो एक किसी क्षेत्र को, स्पेसिफिक एक क्षेत्र को केंद्र मान के, उस समय उस क्षेत्र में क्या हो रहा था वो, और पूरे इंडिया में क्या हो रहा था वो, उसके हिसाब से इतिहास आपका लिखा और पढ़ा जाता है। जैसे आपके जब तक सुल्तान, दिल्ली के अंदर सुल्तान जो ये गुलाम वंश, लोधी वंश, जब तक ये आएंगे नहीं ना, तब तक आप याद रखना, तब तक आपका केंद्र बिहार, पटना वाला केंद्र रहेगा। पर जैसे ही सुल्तान, जो सुल्तान वाला काल या फिर दिल्ली सल्तनत वाला काल आएगा, तो उसके बाद मतलब 1200 ईसा ईसीवी जो है, देखो 1206 में मोहम्मद गोरी चले गए थे, 1203 में, और 1206 के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना कर दी थी। समझना मेरी बात। अब 1206 के बाद में पूरी इतिहास जो है वो दिल्ली के आसपास रहेगा। 1206 के पहले इतिहास देखोगे आप तो वो बिहार, पटना, इनके आसपास रहता है, ठीक है। तो अभी जो ये बात बता रहा हूं मैं कि जो मगध है, इसने क्या किया, बाकी की जो 15 जनपद है बेटा, 15 महाजनपद है, एक तरीके से मगध क्या करेगा, धीरे धीरे करके कभी कंपोज को हरा देगा, कभी गांधार को हरा देगा, कभी अशमक को हरा देगा। तो कुल मिला के धीरे धीरे मगध के जो राजा है वो इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि वो सबको लाइन से क्या कर देंगे, हराते जाएंगे। इसी कारण से महाजनपद काल के बाद वाला जो काल है, इसको क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है मगध का उत्कर्ष। मगध का उत्कर्ष।
अब मगध का उत्कर्ष क्यों कहा गया? क्योंकि मगध क्या कर रहा है, डेवलप हो रहा है या बढ़ रहा है इस टाइम पे। ठीक, अब धीरे धीरे अलग अलग राजा आएंगे मगध के अंदर और कैसे कितने क्षेत्रों को जीतेंगे इस बारे में ध्यान देंगे। लेकिन फिर से एक बार सब लोग जरूर ध्यान रखना, कंपोज, गांधार, कौन सा क्षेत्र कहां पर है, कुरु, पांचाल, कौशल, मल्ल, वज्जी, अंग, मगध, काशी, वत्स, चेदी, अवंती, मत्स्य या फिर विराटपुर, सूरसेन या मथुरा, और सबसे नीचे यहाँ पे क्या है आपका, अश्मक। ठीक, तो किसका क्षेत्र कहाँ तक फैलेगा अभी हम धीरे धीरे करके एक एक करके सारी चीजें समझते जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ये मैंने कल तक का जो रिवीजन था वो आपको करवा दिया है, मेरे हिसाब से आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोशिश करना कि सब लोग अच्छे से करें। आगे बढ़ते हैं। तो आज का क्वेश्चन ध्यान से सुनो। आज का क्वेश्चन क्या है जो आपको कमेंट करके जाना है सब बच्चों को, जो मत्स्य था या विराटपुर, क्या बोला है मैंने, मत्स्य या फिर विराटपुर, ये आधुनिक समय में किस राज्य का भाग है? आपको बताना है अभी कहां पर है, मत्स्य या फिर विराटपुर। चलो बताना इसको कमेंट करके। तो प्राचीन भारत के प्रमुख राजवंश, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चे इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। देखो बेटा क्या हुआ कि ध्यान से, महाजनपद वाला काल भी हो गया। महाजनपद काल के बाद में अलग अलग राजा क्या करेंगे, लाइन से आएंगे। पहले कोई एक राजा आएगा, वो बिहार पे पटना की गद्दी पर बैठेगा, बिहार मगध पे बैठेगा क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है, मगध है। उसके बाद में नए राजा आएंगे तो वो गद्दी पर बैठेंगे। तो पहले वाले राजा, उनके वंश और उनकी विशेषता लाइन से पढ़ेंगे। फिर दूसरा वाला वंश, उनकी विशेषता, इसी प्रकार से तीसरा वंश और उनकी विशेषता। इसी प्रकार से आप पूरे इतिहास को हम क्या करेंगे, कंटिन्यू पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले एक चार्ट है, वो चार्ट भी देख लेना बेटा। और चार्ट के पहले मैं आपको बता दूं कि चल क्या रहा है। देखो 45 डे, ये आपको शायद पता है या नहीं पता है, मुझे एक्चुअल में अभी तक ये नहीं पता कि आप लोग इसको फॉलो कर भी रहे या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे बेटा तो गलत बात है। देखो मॉर्निंग में 7 बजे आपको रूप सर पढ़ाते हैं हिंदी। मध्य प्रदेश जीके 9:30 बजे पढ़ाते हैं आपको योगेंद्र सर, ठीक है। इसी प्रकार से श्याम सर पढ़ाते हैं आपको दोपहर में 1 बजे इंग्लिश, ठीक है। मैं आपके लिए आता हूँ 3:30 बजे जीके पढ़ाने के लिए। मैथ्स और रीजनिंग आपको पढ़ाते हैं शोएब सर 5 बजे, अभी शाम को लगेगी क्लास। उसके बाद में साइंस जो विज्ञान है तो 7 बजे लगती है, डॉक्टर तरुण शर्मा सर पढ़ाते हैं। तो कुल मिलाकर 6 लेक्चर लग रहे हैं आपके एसआई के लिए दिन भर में। अब आप बताइए 6 लेक्चर लग रहे हैं डेली, और आपको ये 6 लेक्चर डेली अटेंड करते जाना है। 45 डे के अंदर बेटा आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी, कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। समझो बात को, क्योंकि जब हम सब एक साथ लगे हुए हैं तो देखो हिंदी का वेटेज है 70 मार्क्स का, 70 मार्क्स का आता है हिंदी एसआई के अंदर, तो हिंदी यहाँ से कंप्लीट कर लो। एमपीजी के लगभग आएगा आपका कम से कम 15 मार्क का, तो 15 से 20 मार्क का एमपीजी के आता है, तो सर से ये प्रिपेयर कर लो। इंग्लिश आता है आपका 30 मार्क का, एमपीएसआई की बात कर रहा हूँ मैं, तो एमपीएसआई के अंदर 30 मार्क का इंग्लिश श्याम सर से कंप्लीट कर लो। जी क्या आएगा 15 से 20 मार्क का, तो वो मेरी तरफ से कंप्लीट कर लो। मैथ्स और रीजनिंग आपका आएगा 50 मार्क का, तो आप शोएब सर से कंप्लीट कर लो। 20 मार्क का समथिंग आएगा साइंस, और वो आप तरुण सर से भी कंप्लीट कर सकते हैं। इस प्रकार से आपके पूरे 200 मार्क, कहीं भी एक भी मार्क इधर उधर नहीं किया, सारे मार्क आपके हाथ में। सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा है कि कोई सा सब्जेक्ट ऐसा है जिसका वेटेज कम है तो उसको छोड़ दिया जाए। सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं, बस करना क्या है, आपको पढ़ना है। ठीक, जो एमपीएसआई वाले बच्चे हैं, एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, आप एक बार ध्यान दीजिएगा बेटा। आपका पूरा बैच, आपका पूरा कोर्स एक बैच के रूप में, जब आप किसी क्लास में भी जाते हैं तो वहाँ पे भी तो बैच ही लगता है। 45 डे का बैच, 50 डे का बैच, ठीक है, 90 डे का बैच। तो वैसे 45 डे के अंदर आपका कंप्लीट एसआई का प्रिपरेशन करवाया जा रहा है। बस आपको करना क्या है, केवल लेक्चर को फॉलो करते जाना है। ठीक, चलिए। इसके अलावा जो बच्चे नए हैं, जिन्हें नहीं पता है, देखो बेटा ऐप जो हमारा है, जो आप हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे अनअकैडमी ऐप, तो अनअकैडमी ऐप के ऊपर एक कॉलम दिखता है, वहां पे लिखा रहता है एमपीपीएससी व्यापम टेस्ट फ्री क्लासेस, ऐसा लिखा रहता है, फ्री क्लासेस और टेस्ट।
तो फ्री क्लासेस और टेस्ट वाले कॉलम में जब आप जाएंगे तो आपको ऐसा डेट लिखी हुई रहेगी, टेस्ट लिखा रहेगा और टेस्ट बनाया है किसने वो दिख जाएगा। जैसे जो प्रीवियस टेस्ट था वो डॉक्टर, ठीक है, समरा श्रॉफ मैम जो है, हर्षल चौधरी सर है, इन्होंने बनाया था ये पेपर, ठीक है, सर लोगों ने बनाया था और सब काफ़ी नामी गिरामी सर है, ठीक है, नामी गिरामी फैकल्टी सारे, और इन्होंने बनाया था आपके लिए टेस्ट। तो ये जब टेस्ट आप लोग देंगे तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, आपको भी मज़ा आएगा ऐसे टेस्ट देने में। और बाद में फिर इन्हीं के द्वारा एनालिसिस करवाया गया था टेस्ट का, तो आप ये भी ध्यान दीजिएगा। तो आप इसे ज़रूर इनरोल करा करो जब भी ये टेस्ट होने वाला है, फ्री टेस्ट होता है ये, ठीक। चलो तो शुरू करते हैं लेक्चर। देखिए वैदिक काल, अब कहाँ पर है अभी हम, वैदिक काल पर, ध्यान से समझना। अब वैदिक काल की विशेषता क्या है, देखो वैदिक काल हमने कंप्लीट किया, फिर हमने देखा प्राचीन भारत जिसके अंदर महाजनपद वाला काल हमने देखा। अब महाजनपद काल के बाद में सबसे पहले मैंने क्या बताया, मगध का उत्कर्ष। ध्यान से समझना बेटा, मगध का उत्कर्ष, मगध का उत्कर्ष। तो मगध के उत्कर्ष में 3 वंश आपको याद रखना है। 3 वंश कौन कौन से हैं? सबसे पहले जो आएगा वो है हर्यक वंश, ये चार्ट बना लेना कॉपी में। सबसे पहले क्या आएगा, हर्यक वंश। हर्यक वंश शासन करेगा, राज करेगा। जब हर्यक वंश का राज और शासन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके तुरंत बाद में आएंगे शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश। अगर आप इसको केवल नागवंश पढ़ोगे तो गलत है बेटा, शिशुनाग वंश ही पढ़ना है आपको, ठीक है। तो क्या नाम है इसका, शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के बाद में आएंगे नंद वंश, और नंद वंश के बाद में आएंगे मौर्य। आज का जो टॉपिक है आपका उसमें हम हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, ये 3 वंश को खत्म करेंगे बेटा। इन 3 वंश के बारे में पढ़ेंगे। मौर्य वंश हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। लाइन से एक एक करके मैं आपको पूरा इतिहास पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले हर्यक वंश को देखो ध्यान से, क्या है हर्यक वंश की विशेषता। तो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले हर्यक वंश। अब बहुत सारे बच्चों को रहता है डाउट, सर इतिहास में पढ़ना क्या है, हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा कि कितनी सारी चीज़ें किससे क्या पढ़े। तो देखो बेटा, जिसको ये डाउट रहता है तो सब लोग ध्यान से देखो। सबसे पहले वंश का नाम और संस्थापक, मतलब आपको जितने भी वंश इतिहास में हुए हैं, वंश का नाम और संस्थापक आपको याद होना चाहिए। ये आपको मिस नहीं करना बेटा, ठीक है। हर वंश के संस्थापक आपको पता होना चाहिए। चलो तो इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 2। पहला क्वेश्चन क्या पूछा था मैंने आपसे, पहला क्वेश्चन पूछा था मत्स्य जो या मत्स्य जो या फिर जो आपका विराटपुर है वो किस राज्य में है, आपको वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है पाल वंश जो है उसके संस्थापक कौन है। अगर आपको आता है ऑलरेडी तो जरूर आंसर देना बेटा, पाल वंश के संस्थापक कौन है, ठीक है। देखूंगा मैं आप लोग आंसर देते या नहीं देते, ठीक। कमेंट में आंसर देना जो ऑफलाइन बच्चे देख रहे हो, और लाइव वाले बच्चे लाइव में दे देना, मैं लाइव में ही आपको बता दूंगा आपने सही दिया है या गलत दिया है, ठीक। चलो तो देखो वंश का नाम और संस्थापक, सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए। दूसरा नंबर पे आता है उस वंश की राजधानी, ये आपको याद होना चाहिए कि उस वंश की राजधानी कहाँ पे थी, कहाँ पे उनका क्षेत्र आता है। कैपिटल की बात कर रहे हैं, क्या उनका कैपिटल था। तीसरा पॉइंट जो आपको याद होना चाहिए वो है विशेष, मतलब उस राज्य के बारे में क्या खास बात है, क्या विशेषता रही है उनके इतिहास में, क्या महत्व है, क्यों पढ़ रहे हैं हम इतिहास में, ये होता है विशेष। इसके अंदर क्या क्या आता है, ठीक है। कोई विशेष कार्य हो तो वो आता है, ठीक है। कोई युद्ध हो तो वो युद्ध आता है इसके अंदर, ठीक है। कोई इतिहास के अंदर कार्य विशेष वो हो, युद्ध हो तो वो आता है, और कोई निर्माण विशेष निर्माण हो तो निर्माण आता है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर लाइन वाइज लाइन आता है। और एक विदेशी यात्री, कोई विदेशी यात्री अगर उसके काल में आया तो वो इसके अंदर हमें पढ़ना होता है, ठीक। तो सारे बच्चों को थोड़ा थोड़ा इतिहास इजी लग रहा होगा अब शायद, ये आपको पढ़ना है बेटा हर वंश में, ठीक है। अगर जो भी इसके अंदर खास बात रहेगी तो हम कैसे पढ़ेंगे, हर वंश को हम ग्राफ ऐसा रहेगा हमारा, मतलब पहली प्रायोरिटी रहेगी वंश और संस्थापक, सेकंड नंबर पे कैपिटल, थर्ड नंबर पे रहेगा कार्य कोई विशेष है तो, और देन युद्ध, फिर निर्माण और विदेशी यात्री। आप उल्टा ना पढ़ना बेटा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, संस्थापक भले ही उनको याद नहीं है
और वो विदेशी यात्री के पीछे पड़ रहे थे कि सर इस वंश के विदेशी यात्री कौन थे। अरे बेटा पहले संस्थापक तो याद करो, आपको लाइन वाइज लाइन ही पढ़ना है, ये जरूर ध्यान रखना। ठीक, चलो तो देखो हर्यक वंश की बात करेंगे तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन है, यहाँ पे ध्यान से देखो। तो हर्यक वंश के संस्थापक है बिंबिसार। तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन है, बिंबिसार, ध्यान दीजिएगा। तो देखो बिंबिसार ने किया क्या, कैसे अपने वंश का स्थापना करी, शक्तिशाली शासक बना और मगध का, मैंने बताया ना, उत्कर्ष हुआ, मगध डेवलप हुआ अचानक से। तो क्या किया बिंबिसार ने, जो मगध इतना डेवलप हुआ उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं लाइन वाइज लाइन। देखिए बिंबिसार का लॉजिक क्या है, देखो बिंबिसार 544 से 492 ईसा पूर्व, इसका काल दे रखा है। क्या करा, देखो हर्यक वंश के प्रथम शक्तिशाली शासक वो थे बिंबिसार। इसकी राजधानी क्या थी, गिरिव्रज, या फिर आधुनिक समय में क्या बोलते हैं उसको, राजगृह। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा कि हर्यक वंश की राजधानी क्या थी, गिरिव्रज। हर्यक वंश की राजधानी गिरिव्रज या राजगृह थी। और हर्यक वंश के संस्थापक कौन है, तो बिंबिसार इसके संस्थापक है। अब दो कैरेक्टर है जो आपको बहुत कंफ्यूज करेंगे, एक है बिंबिसार और एक है बिंदुसार। तो कंफ्यूज नहीं होना बेटा, बिंबिसार जो है ये आपके हर्यक वंश वाले, और बिंदुसार द वाला जो द दवात वाला, ठीक है, द दवात वाला या द, ठीक है, दवा वाला जो है द, ये बिंदुसार जो है ये मौर्य वंश के संस्थापक है बेटा। मौर्य वंश के संस्थापक नहीं है, मौर्य वंश में एक महान राजा है, दूसरे नंबर के राजा है, चंद्रगुप्त मौर्य के लड़के ही है, ठीक है, पुत्र है बिंदुसार। तो याद रखना दोनों अलग अलग है। तो बिंबिसार की बात कर रहे हैं अभी, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, हर्यक वंश के प्रथम शक्तिशाली राजा, और इनकी राजधानी क्या थी, गिरिवर्ष या राजगृह। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो बिंबिसार के बारे में क्या कहा जाता है कि एक्चुअल में उन्होंने युद्ध किए ही नहीं बेटा, उन्होंने अपने जीवन में वैवाहिक संबंधों के द्वारा ही क्या कर दिया, अपने राज्य का विस्तार कर लिया। मतलब इतनी ज़्यादा शादियाँ करी कि शादियाँ कर करके ही उन्होंने अपने क्षेत्र का क्या कर लिया, विस्तार कर लिया। आगे मैं बताऊंगा शादियाँ किस किस से करी, अभी ये ध्यान रखो कि वैवाहिक संबंधों के द्वारा क्या कर दिया, उन्होंने राज्य का विस्तार कर दिया। बिंबिसार की हत्या कर दी। बिंबिसार की हत्या किसने कर दी, अजातशत्रु ने। उसका पुत्र था अजातशत्रु, पितृहंता वंश कहा जाता है इसको। अजातशत्रु ने इसकी हत्या कर दी और हत्या करके राजा बन गया। ठीक है, अजातशत्रु के समय की खास बात क्या है, ध्यान से देखो, प्रथम बौद्ध संगति, जो फर्स्ट जो बौद्ध काउंसिल थी वो किसके समय हुई थी, अजातशत्रु के समय हुई थी। ठीक है, अध्यक्ष कौन था, तीसरा क्वेश्चन। ठीक, अब रिवीजन करते जाना है बेटा, मैं क्वेश्चन तो पूछूंगा डेली, अब आपको पढ़ के भी आना है, ऐसा नहीं कि केवल आ गए उठ के। 3 क्वेश्चन पूछे मैंने पुराने, देखता हूँ कितने बच्चे देंगे इसका आंसर। इसके अध्यक्ष कौन थे, थर्ड नहीं, प्रथम बौद्ध काउंसिल है और इसके अध्यक्ष कौन थे ये आपको बताना है। ठीक है, पहली वाली हुई थी अजातशत्रु के टाइम पे, अध्यक्ष कौन थे। अब आगे देखो क्या है हर्यक वंश में, अजातशत्रु की हत्या कर दी किसने, उसके पुत्र उदयन ने, और शासक बन गया, राजा बन गया उदयन ने, और पाटलिपुत्र की स्थापना करी, और राजधानी किसको बनाया, पाटलिपुत्र को। मतलब देखो बिंबिसार जो था उसकी राजधानी थी राजगृह, और उसका जो पोता आया या पौत्र आया या फिर उसके पुत्र का पुत्र अजातशत्रु का पुत्र उदयन जो आया, तो उदयन ने क्या किया बेटा, यहाँ पर उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना करके इसको राजधानी बनाया। मतलब पटना की स्थापना किसने करी, पाटलिग्राम की उदयन ने। ठीक है, और उदयन के बाद में हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन है, उदयन का पुत्र नागदशक। ठीक, तो देखो अब आपको हर वंश के बारे में क्या याद रखना है, हर वंश के बारे में आपको क्या याद रखना है बेटा, संस्थापक। तो देखो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, बड़ा आसान है, बिल्कुल टफ नहीं है। और अंतिम शासक याद रखना वो कौन है, नागदशक। बस ये हो गई आपकी कहानी कंप्लीट, ये था शॉर्टकट। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब मैं आपको जो आगे पढ़ाने वाला हूँ वो जितना मैंने अभी तक पढ़ा है इसी का एक्सपांडेड रूप है। हर्यक वंश में तो इतना छोटा नहीं जितना मैंने अभी पढ़ा है, लेकिन हाँ जब आप पढ़ाई कर लोगे, जब आप पढ़ लोगे तो उसके बाद रिवीजन करने के लिए ये 2 स्लाइड आपके लिए सफिशिएंट रहेगी। लेकिन जब आपने पढ़ाई नहीं करी है, रिवीजन नहीं करना है, अभी आपको पहले पढ़ना है, तो पहले इन 2 स्लाइड के बजाय अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको उस पर ध्यान देना होगा। तो अब हर्यक वंश को डिटेल में देखो।
सबसे पहले देखो हर्यक वंशी शासक कौन कौन हुए, सबसे पहले बिंबिसार, इसके बाद अजातशत्रु, देन उदयन। देखो ध्यान से, बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु, अजातशत्रु का पुत्र उदयन, ठीक है। अब उदयन के 3 पुत्र थे, कितने पुत्र थे उदयन के? 3 पुत्र, अनिरुद्ध, मंडक और नागदशक। ध्यान रखना ये एक दूसरे के पुत्र नहीं बेटा, बहुत सारे लोग जिनको नॉलेज नहीं है इस बारे में, वो लोग क्या करते हैं, उदयन के पुत्र अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के पुत्र मंडक और मंडक के पुत्र नागदशक, पर गलत है। ये तीनों अनिरुद्ध, मंडक और नागदशक, ये तीनों ही बेटा किसके पुत्र है? उदयन के पुत्र है। जब उदयन की मृत्यु हुई उसके बाद में लाइन से पहले अनिरुद्ध ने शासन किया, अनिरुद्ध की मृत्यु के बाद में मंडक ने शासन किया, मंडक की मृत्यु के बाद में नागदशक ने शासन किया। ये जरूर ध्यान देना आप सभी लोग। तो देखो हर्यक वंश के शासक को जो देखो वंशावली बनाओगे अगर आप, तो मुझ पर भरोसा रखो, आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा ये हिस्ट्री। ऐसा बनाओ, देखो हर्यक, हर्यक बनाओ अपने पेज पे, जो भी आप यूज करते हो उस पर सबसे पहला शासक कौन है? बिंबिसार। अब बिंबिसार के बाद में, ठीक है, अगला आपका अजातशत्रु। ऐसा एक चार्ट बनाओ, देखो ये दिख रहा ना यहाँ पे, एक चार्ट ऐसा बनाओ। पहला चार्ट ये बनेगा, पहला चार्ट। उसी के दूसरे चार्ट पे क्या बनाओ? हर्यक वंश, बिंबिसार, और बिंबिसार की डिटेलिंग लिख दो। बिंबिसार के नीचे चार्ट बनाओ अजातशत्रु। तो ये जो डिटेलिंग वाला है ये पहले वाले चार्ट के बाद बनाना। तो देखो आपके पास में 2 चार्ट रहेंगे, पहले केवल वंशावली वाला चार्ट, दूसरा उसी वंशावली ने क्या क्या कार्य किया उसके चार्ट। आप इतिहास में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, और आगे आपका जितना भी सिलेबस बचा है, जितनी भी चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा, तो आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे बेटा। आपको ऐसा कन्फ्यूजन रहेगा ही नहीं किसने क्या कार्य करवाया, सर हम तो कन्फ्यूज हो गए किसने क्या करवाया, नहीं होगा। आप वंशावली बनाते जाओ, नोट्स इस प्रकार से कंप्लीट करते जाना। तो देखो शुरू करते बिंबिसार से, क्या करा है उन्होंने खास। देखो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, इनका एक उपनाम भी है, मतलब निकनेम श्रेणिक। ये एग्जाम में आया है, पीईबी के अंदर 2-3 बार पूछा गया है कि श्रेणिक किसका उपनाम है। बिंबिसार का उपनाम है श्रेणिक। बिंबिसार ने कौशल, वैशाली राज परिवारों से वैवाहिक संबंध कायम किए। मैंने क्या बताया था कि बिंबिसार ने युद्ध किए ही नहीं है, उसने अधिकतर क्या किया है, वैवाहिक संबंध, शादियां कर करके ही उसने राज्यों को अपने कब्जे में ले लिया। तो देखो कौशल कल बताया था मैंने, उत्तर प्रदेश या फिर बोल सकते हो आप रुहेलखंड का क्षेत्र, कौशल, वैशाली, ये पूरे क्षेत्रों के ऊपर उसने इसी प्रकार से क्या करा, वहाँ के राज परिवारों से शादी करी, मतलब वहाँ की राजकन्याओं से शादी करी और क्षेत्रों को अपने कब्जे में ले लिया। उसकी पत्नी देखो, महाकोशला के राजा जो थे प्रसन्नजीत, उसकी बहन एक पत्नी थी। महाकोशला बोले तो जबलपुर वाला जो क्षेत्र वाला एरिया पूरा, वहाँ के जो प्रसन्नजीत वहाँ के राजा थे, उनकी बहन से भी शादी की थी बिंबिसार ने, जिससे उसे काशीनगर जो थे, काशीनगर का क्षेत्र उसको मिल गया। दूसरी पत्नी चेलन्ना वैशाली की थी, तो वैशाली के राजा जो थे, मैंने लिखा ना ऊपर, वैशाली से भी राज संबंध थे, तो वैशाली के भी क्षेत्र से उसने क्या करे, राज संबंध बनाया। वैशाली के लिच्छवी, मैंने बताया था वैशाली जो जनपद थी वो 4 भागों में बटी हुई थी, कल हमने देखा था। उसमें से एक लिच्छवी थी, और लिच्छवी की जो प्रमुख था चेतक, उसकी बहन से भी शादी करी थी बिंबिसार ने। तो ये 3-4 शादियां तो यहीं हो गई। इसके अलावा मद्र नरेश, देखो मद्र देश जो था, तो मद्र देश की क्षेमा, रानी का नाम क्या था, क्षेमा, उससे भी शादी करी, तो मद्रों का सहयोग मिल गया, समर्थन मिल गया। इसके अलावा महाभग्ग एक ग्रंथ है, एक बुक है महाभग्ग, और महाभग्ग के अंदर सम्राट बिंबिसार की कितनी पत्नियां बताई है, 500। आप समझ जाओ 500 शादियां, 500 पत्नियां है, मतलब इतनी सारी पत्नियां होने के कारण कहीं ना कहीं वैवाहिक संबंधों के कारण ही क्या मिला उसको, सबसे लाभ मिला, और सबका एकता हो गई, सब मिलते गए, उससे सब जुड़ते गए, और इस कारण से क्या है, बहुत ही स्ट्रांग बन गया मगध साम्राज्य। आगे देखो बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध, देखो बिंबिसार जो थे वो महात्मा बुद्ध के मित्र थे, मतलब महात्मा बुद्ध के संरक्षक भी थे, मित्र भी थे, और समकालीन भी थे। मतलब महात्मा बुद्ध जब थे तब बिंबिसार भी थे। तो कहीं ना कहीं क्या है, बिंबिसार का धर्म अगर पूछे आपसे कि बिंबिसार ने कौन सा धर्म अपनाया, याद रखना बिंबिसार ने बौद्ध धर्म अपनाया। अब क्या है, देखो बिंबिसार महात्मा बुद्ध के समय, ठीक है, थे। अब महात्मा बुद्ध की एक बार क्या हो गई, तबीयत खराब हो गई, ठीक है, स्वास्थ्य बिगड़ गया। तो बिंबिसार ने अपने राजवेद्य मतलब जो जो होता है ना, जैसे पूरे राज्य के अंदर जो बोलते हैं कि ऐसा बोल सकते हैं कि नेशनल आपका मेडिकल हेड, ठीक है, राजवेद्य जो पूरा क्षेत्र का सबसे मेन जो डॉक्टर रहेगा वो, तो उसका नाम था जीवक।
क्या नाम था, जीवक। तो बिंबिसार ने क्या किया, अपने राजवेद जीवक को भेजा था किसके स्वास्थ्य के लिए सही करने, बौद्ध, भगवान बौद्ध की, या ठीक है महा जो आपके सिद्धार्थ, ठीक है, बौद्ध की आपके क्या करने के लिए भेजा था, स्वास्थ्य को सही करने भेजा था जीवक को, ये याद रखना। अब देखो, बिंबिसार महात्मा बुद्ध के मित्र संरक्षक थे। राजगृह नामक नवीन नगर की स्थापना बिंबिसार ने करवाई थी। मैंने बताया बिंबिसार ने राजधानी किसको बनाया, राजगृह को, भूलना नहीं है आपको। राजगृह की स्थापना ही किसने करी थी, बिंबिसार ने। अब उसका अवंती से अच्छा संबंध था, मैंने पहले भी बताया आपको कि संबंध किससे अच्छे थे, अवंती से। क्यों, अवंती के राजा प्रद्योत, जो अवंती के राजा प्रद्योत थे, जब उनकी तबीयत खराब हो गई, उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया, तो बिंबिसार ने क्या किया, तो बिंबिसार ने अपने राजवेद्य जीवक को, एक बार तो जीवक को किसकी रक्षा करने या किसके स्वास्थ्य को सही करने भेजा था, महात्मा बुद्ध की, और दूसरी बार जीवक को किसकी रक्षा के लिए भेजा, तो वेद्य राजवेद्य जीवक को। प्रद्योत जब बीमारी हो गई थी, प्रद्योत को पांडु रोग हो गया था, इनको कौन सी बीमारी हो गई थी, पांडु रोग, याद रखना, पांडु रोग। इस पांडु रोग की बीमारी को सही करने के लिए भेजा था जीवक को। आगे देखो, बिंबिसार ने अंग चंपा, अब अगले पॉइंट क्या है, ध्यान से देखो, बिंबिसार ने क्या किया, अंग चंपा इन क्षेत्रों को भी जीता, और वहां पे अपने पुत्र अजातशत्रु को क्या कर दिया, उपराजा, मतलब ऐसा राजा जो अपनी जगह, या फिर बोल सकते हो कि छत्रप रहेगा उसका। छत्रप बोले तो मतलब क्या, जैसे देखो अभी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है, अब उन्हीं के अंडर में 28 राज्य है, तो वो भी एक छोटे छोटे क्षेत्र है, ठीक है, उनके प्रमुख कौन कौन है, उनके मुख्यमंत्री वगैरह, फिर वो उनको रिपोर्ट देते हैं। इस प्रकार से राजा क्या करता था, इतने बड़े क्षेत्र में खुद अकेला राज नहीं कर सकता था, तो वो अपने उपराजाओं के रूप में नियुक्ति करता था। तो अंग और चंपा को जीता बिंबिसार ने, और अंग और चंपा किसको दे दिया, अपने पुत्र अजातशत्रु। आगे देखो क्या है खास, अजातशत्रु के बारे में खास क्या है, ध्यान से देखो, विनय पीटक, अब आपको याद आएगा, बौद्ध ग्रंथों की बात कर रहे, एक था यहाँ पे याद करो, एक हमने देखा था अधिधम्य पीटक, सुत्त पीटक, विनय पीटक। तो विनय पीटक, अधिधम्य पीटक तो बाद में बना था, तो विनय पीटक जो है, विनय पीटक में जानकारी मिलती है, क्या मिलती है, ध्यान से देखो, कि बुद्ध से मिलने के बाद, जब बुद्ध मिल गए थे किसको, बिंबिसार को, तो बिंबिसार ने क्या कर लिया, बौद्ध धर्म अपना लिया बेटा, ठीक है, बौद्ध भगवान बुद्ध से मिलने के बाद में उसने अपने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म अपना लिया। और अंतिम समय में, जब उसका जीवन का अंतिम समय चल रहा था बिंबिसार का, तो अंतिम समय में अजातशत्रु ने क्या किया, तो अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी और सिंहासन पे बैठ गया। अब ये भी ध्यान रखना कि बिंबिसार सिंहासन पे बैठ गया। अब बिंबिसार, जैसे देखो, श्रेणिक किसका उपनाम था, श्रेणिक मैंने पहले बताया आपको, श्रेणिक किसका उपनाम था, बिंबिसार का, अभी बताया थोड़ी देर पहले, बिंबिसार का उपनाम क्या था, श्रेणिक। उसी प्रकार से अजातशत्रु का उपनाम क्या, तो अजातशत्रु का उपनाम है कुणिक। ये पीईबी के फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन रहता है कि किसका उपनाम क्या है, तो आपको याद करते जाना है कि अजातशत्रु का उपनाम क्या है, श्रेणिक, कुणिक, ठीक है, अजातशत्रु का उपनाम क्या है, कुणिक। ये तो बहुत बार आया है बेटा एग्जाम में, सब इंपॉर्टेंट ही चीज़ें लेकर आया हूँ आपको। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करके पूछते हैं, सर इसमें सभी याद करना है क्या, अरे बेटा ये बहुत कम है, आप समझो, इतिहास की बुक आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार इससे तो बहुत ज़्यादा हमारी बुक में दे रखा है, लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट है, ये मिस नहीं करना है आपको, क्योंकि यही आपके लिए ज़रूरी है। और आपका आराम से वन लाइनर वाला जो एग्ज़ाम रहेगा ना आपका, वो आपका इसके अंदर आराम से निकल जाएगा। अब देखो, वह जैन धर्म का अनुयायी था, अब मतलब क्या हो गया, देखो बौद्ध और जैन तो साथ में ही थे, मैंने बताया आपको, तो उसी के चलते बिंबिसार जो था, ये जो आपका श्रेणिक था, वो तो बौद्ध था गौतम बुद्ध के मिलने के बाद, लेकिन इसका पुत्र अजातशत्रु वो था जैन, जैन धर्म का अनुयायी था, याद रखना। उसने 32 साल तक शासन किया अजातशत्रु ने, और अजातशत्रु की हत्या किसने कर दी, उसके पुत्र ने, उदयन ने। देखो, इसने अपने पिता की हत्या करी, तो इसके बेटे ने भी यही सीखा, उदयन ने क्या कर दिया, आगे जाकर अपने पिता की हत्या कर दी 461 में, और शासन गद्दी पे कौन बैठ गया, उदयन बैठ गया। अब ध्यान से देखो, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, वही विनय पिटक के अनुसार, उदयन के 3 पुत्र हुए, कौन कौन, अनिरुद्ध, मंडक और नागदशक। मैंने बताया ना आपको, अनिरुद्ध मंडक के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलती नहीं है, लेकिन हाँ नागदशक के बारे में जानकारी जरूर मिलती है कि सबसे अंतिम राजा जो था वो कौन था, आपका नागदशक था। देखो, उदयन के इन 3 पुत्रों ने राज किया, समय समय पे एक एक करके राज किया, उदयन के तीनों पुत्रों ने, अनिरुद्ध, मंडक और नागदशक ने।
अर्यक वंश का अंतिम राजा कौन हुआ? नाग दशक। अब देखो नाग दशक के बारे में खास क्या है। शिशुनाग जो था वो नाग दशक का अमात्य था। अमात्य बोले तो एक तरीके से आया बोल सकते हो आप, ठीक है। क्या होता था पहले के समय में कि जो राजा के पुत्र होते थे, समझना मेरी बात, जो राजाओं के पुत्र होते थे बचपन में, तो उनके साथ में क्या करते थे, एक बहुत ही बड़े जो वीर बलशाली जो भी लोग होते थे, समझदार लोग होते थे, उनका उनके आया बना देते थे, ठीक है। अब होता क्या था उससे कि बचपन से, लाइक आप समझिए मेरी बात को, आपके घर में कोई बच्चा है, मान लो 3 साल 4 साल का, वो उसका प्रोटेक्शन या उसके साथ में हमेशा एक 20 साल 30 साल का कोई आदमी उसके साथ हमेशा रहता है, तो उससे क्या होता है कि वो उससे इम्प्रेस होता है, क्योंकि बड़ा है वो उससे, और बड़ा जो रहता है वो उसको सिखाता रहता है कि तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, तू ऐसे सीख जा। तो क्या होता है, जब बचपन से इतने बड़ी एज का व्यक्ति आपके साथ रहेगा, तो आपका जो माइंड सेट रहेगा वो क्या होगा, ज़्यादा तेजी से डेवलप होगा। तो शुरू से हमारे वहाँ पे देखना एक बात कि राजाओं के जो बच्चे होते थे उनके साथ में कुछ बड़े लोगों को बचपन से रख दिया जाता था। एग्जाम्पल के तौर पे आप एक बात ध्यान से देखिए, अगर आपको मैं बोलूँ कि आपके बचपन में या आपके आसपास के कुछ बच्चों के ग्रुप देखना, तो उसमें अगर कोई बड़ा पर्सन ग्रुप के अंदर, जैसे मान लो बच्चों का कोई ग्रुप है, अब उस ग्रुप के अंदर सबसे छोटा जो बच्चा रहेगा ना, वो अपनी एज के हिसाब से सबसे ज़्यादा डेवलप रहेगा। मान लो 15-15 साल के बच्चों का ग्रुप है और उसके अंदर एक बच्चा 10 साल का भी है, मतलब उस ग्रुप का हिस्सा है वो 10 साल का बच्चा, तो क्या होगा, वो जो 10 साल का बच्चा है वो डेवलप होगा 15 साल के बच्चों के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वो अपनी एज के जो बच्चे रहेंगे उससे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ज़्यादा दिमागदार या ज़्यादा समझदार रहेगा। ये होती है विशेषता। इस कारण से राजा क्या करते थे, अपने 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 बच्चों के लिए अमात्य को रखते थे, ताकि क्या हो, बच्चा ज़्यादा डेवलप हो। लेकिन क्या है, शिशुनाग का जो अमात्य था, शिशुनाग जो था अंतिम राजा, उसका जो अमात्य था या उसका जो आया बोल सकते हैं, उसने क्या कर दिया, ठीक है, शिशुनाग जो था वो आया था किसका, नाग दशक का। वो नाग दशक की हत्या करके या उसको हटाकर क्या कर दिया शिशुनाग ने, ना शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। देखो क्या है, जो नाग दशक था वो विलासी था, ठीक है, निर्बल था, मतलब इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं था, तो इसलिए वो शासन ठीक से कर नहीं रहा था। तो विद्रोह हो गया राज्य में, विद्रोह हो गया, तो शिशुनाग ने क्या किया, इसी विद्रोह को दबाने के लिए सबसे पहले तो उसने नाग दशक को हटा दिया और खुद क्या बैठ गया, गद्दी पर बैठ गया। इसी प्रकार हरियक वंश के क्या हो गया बेटा, पतन हो गया, अंत हो गया, और गद्दी किसको मिली, शिशुनाग वंश को गद्दी मिली। ठीक, अभी तक का लेक्चर सभी को क्लियर है, समझ में आया सबको? अगर अभी तक का लेक्चर सभी को क्लियर है, समझ में आया है बेटा, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप टेलीग्राम के लिंक पे ऐड हो जाओ बेटा। ठीक, एक बार क्विक तरीके से हम देख लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है, एक बार देख लो फटाफट। देखो हमने क्या क्या देख लिया। सबसे पहले हमने देखा बिंबिसार, ठीक है। इसके अंदर खास बात क्या क्या देखी ध्यान से, एक तो गौतम बुद्ध के समकक्ष थे, बौद्ध धर्म अपनाया, राजधानी बनाई, राजगृह को, देखो पॉइंट देखो, मैं स्टार बना रहा हूँ क्योंकि मैंने पढ़ा दिया है। राजगृह बनाई, आपका राजगृह, राजधानी बनाई राजगृह को, ठीक है। जो उज्जैन के राजा प्रद्योत थे उनके लिए जीवक को भेजा। फिर इसके बाद में और क्या देखा, इसके बाद में हमने देखा कि वैवाहिक संबंध स्थापित किए, सबके साथ तो शादी वगैरह करके, महाकौशल के जो प्रसन्नजीत थे उनकी सिस्टर से भी शादी करी थी। ये बिंबिसार के बारे में खास था। इसके बाद में आए अजातशत्रु, ऐसा आपको याद हो जाना चाहिए सारा पॉइंट, किसने क्या किया। अजातशत्रु के बारे में खास क्या है, तो पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा, जैन धर्म का अनुयायी था, ठीक, जैन धर्म का अनुयायी था। इसका एक छूट गया, बिंबिसार का उपनाम श्रेणिक था, अजातशत्रु का उपनाम पुणिक था, ठीक। और पितृहंता जो वंश कहा जाता है वो अजातशत्रु के बाद से ही कहा जाता है, ये इसके बारे में खास हो गया। इसके बाद उदयन, ठीक है, पाटलिपुत्र की स्थापना करी। 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध, कंडक और कुंडक और आपका नागदशक, ठीक, 3 पुत्र थे, पाटलिपुत्र को राजधानी बनाई। ये उदयन के बारे में खास है। इसके बाद में 3 पुत्र हुए, 3 पुत्रों के अंदर 2 के बारे में जानकारी ज़्यादा है नहीं, तीसरा नाग, शिशुनाग जो है अमात्य था किसका, ये हो गया पूरा वंश खत्म। शिशुनाग अमात्य था नाग दशक का, और नाग दशक का अमात्य शिशुनाग जो था उसने क्या किया, ध्यान से याद करो, शिशुनाग का जो शिशुनाग अमात्य था नाग दशक का, उसने नाग दशक को हटा के शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। ये इस प्रकार से इतिहास आपको याद होना चाहिए, ताकि आपका एक भी बिंदु गलत ना हो, कुछ भी लाइन से लाइन छूटे नहीं बेटे, ठीक। तो देखो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। हरियक वंश के बाद में क्या आ गया आपका, शिशुनाग वंश आ गया। आगे बढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे शिशुनाग वंश। उसके पहले मैं बता दूं, फ्री टेस्ट बार बार बताता हूं क्योंकि ये आप ही लोगों के लिए ऐड किया गया है।
फ्री टेस्ट होता है हमारे ऐप पर, आपको ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ पे फ्री टेस्ट वाले कॉलम पे क्लिक करना है, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपका टेस्ट है। इस टेस्ट को अटेम्प्ट करिए, बाद में इसके मार्क्स देखिए कि आप कितना अटेम्प्ट कर रहे हैं और कितना आप क्या कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं अपने एग्जाम में, याद रखना। मेरे कुछ क्लासेस है, देखो बेटा कुछ बच्चे बोलते हैं सर हमको समझ भी नहीं आता कि प्लस क्या है और स्पेशल क्लास क्या है, बहुत सारे बच्चों को डाउट है ये। देखो बेटा स्पेशल क्लास जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है स्पेशल क्लास, और जो प्लस है वो आपकी क्या है, पेड कोर्स है, ठीक, दोनों चीज़ मिलती है आपको। तो आप स्पेशल क्लास तो अटेंड कर ही सकते हैं, ये कलर्ड दिखता है, जिसमें मेरा फेस या किसी भी फैकल्टी का फेस कलर फॉर्म में दिखता है, ठीक है, रंगीन दिखता है, वो आपकी स्पेशल क्लास है, वो फ्री होती है, उस पर क्लिक करोगे आप ऑटोमेटिकली क्लास अटेंड कर लोगे। लेकिन जो प्लस है उसमें हमारे लंबे लंबे बड़े बड़े कोर्स होते हैं हर सब्जेक्ट के, तो प्लस के जो कोर्स है उसके अंदर मेरा अभी चल रहा है MPG के, ठीक है, 25 अप्रैल से शुरू हो गया है, और 6 मई से जो आने वाला 6 मई है सुबह 8:30 बजे ये आपका रहेगा। तो ये क्लाइमेट चल रहा है, ठीक है, ये क्लाइमेट का कोर्स है, याद रखना, जलवायु, भारत की जलवायु का कोर्स है, तो इसको भी आप ध्यान से करते जाना, समझते जाना बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक, ये जो टेस्ट है जो पढ़ा रहे हैं आपको, ये MP के टॉप एजुकेटर आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, और आपको यहाँ पे जब MP के टॉप एजुकेटर पढ़ा रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं इससे काफ़ी हेल्प मिलेगा, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो ये जानकारी भी आपके लिए ज़रूरी थी। चलो आगे बढ़ते हैं, शिशुनाग वंश, देखो याद करो हरियक के बाद क्या आएगा, तो हरियक के बाद में लाइन से बेटा, जो पहली बार पढ़ रहा है ना उसको तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, हरियक के बाद में आएगा शिशुनाग वंश, ठीक है। तो देखो नाग दशक के अमात्य शिशुनाग ने 412 में नाग दशक को हटा दिया और गद्दी पे बैठ गया कौन, शिशुनाग, और इसी के साथ शिशुनाग ने पाटलिपुत्र के स्थान पर, अब देखो राजधानी देखो बेटा, सबसे पहले बिंबिसार ने राजधानी बनाई राजगृह को, उसके बाद में उसका पौत्र आया उदयन जिसने राजधानी बनाया पाटलिपुत्र को, और पाटलिपुत्र को शिशुनाग ने हटा दिया और क्या बनाई राजधानी वैशाली, ठीक है। तो पाटलिपुत्र को हटाकर राजधानी वैशाली किसने शिफ्ट करी, शिशुनाग ने। एग्जाम में कभी भी ऐसा प्रश्न नहीं आएगा कि किस राजा ने पाटलिपुत्र को हटाकर वैशाली राजधानी बनाई, कभी भी नहीं आएगा, वहां पे यह आएगा कि शिशुनाग ने अपनी राजधानी किसे बनाई, या शिशुनाग ने कहां से कहां शिफ्ट किया, पाटलिपुत्र से वैशाली। देखो थोड़ा सा डिफरेंस है बेटा, क्योंकि बहुत सारा राजा वैशाली से पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र से वैशाली शिफ्ट करते रहेंगे, लेकिन किसने किसने कहाँ पे शिफ्ट करी ये आपको याद होना चाहिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो शिशुनाग ने किस कहाँ पे शिफ्ट कर दी, शिशुनाग ने पाटलिपुत्र से सीधे वैशाली को शिफ्ट कर दी अपनी राजधानी। अब आगे देखो इस वंश का शासनकाल, जो राजा जो शासनकाल है वो बिंबिसार अजातशत्रु के बाद से ही माना जाता है, क्योंकि इसके बाद कोई इतने प्रभावी शासक हुए नहीं है। इस वंश के राजा मगध के प्राचीन मतलब राजगीर से जुड़े हुए थे, और वैशाली उत्तर वैशाली जो था उत्तर बिहार, वहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया राजधानी को शिफ्ट किया। मैंने ऊपर भी यही बात लिखे रखी है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है। आगे क्या है, शिशुनाग के उत्तराधिकारी, मतलब शिशुनाग के बाद में कौन आया, तो कालाशोक। बेटा देखो एक अशोक अलग है बेटा, जो अशोक आप पढ़ते हो ना राजा अशोक महान अशोक वो अलग है, ये कालाशोक है। तो शिशुनाग के उत्तराधिकारी कालाशोक ने पुनः पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दी। देखो अब क्या हो गया, वैशाली आई, किसने करी थी, शिशुनाग ने। वैशाली से फिर से कालाशोक ने क्या कर दी, वैशाली नहीं, मुझे पाटलिपुत्र राजधानी चाहिए, और अशोक कालाशोक ने क्या कर दिया, फिर से कालाशोक ने राजधानी को शिफ्ट कर दिया पाटलिपुत्र, ठीक। अब शिशुनाग के पुत्र कालाशोक के काल में दो महत्वपूर्ण घटना हुई, और ये भूलना नहीं है आपको। पहला क्या है, वैशाली में एक बौद्ध संगति हुई थी, याद करो। तो पहले अजातशत्रु में कर चुके हैं, मैं पूछ चुका हूं आपसे, अजातशत्रु पूछ चुका हूं मैं कि उस समय आपके अध्यक्ष कौन थे, ये मैं पूछ चुका हूं आपसे। अब बताइए दूसरी बौद्ध संगति और इसके अध्यक्ष कौन थे, आता है तो कमेंट जरूर करना, ठीक है, कि दूसरी बौद्ध संगति के समय अध्यक्ष कौन थे। और अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं बेटा, क्योंकि अगर नहीं आता तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र मतलब आधुनिक पटना से राजधानी को क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। देखो अब इन्होंने क्या कर दिया, देखो ये शिशुनाग ने वैशाली को शिफ्ट किया था, कालाशोक ने फिर से क्या कर दिया, पटना को शिफ्ट कर दिया, ये भी याद रखना। इसने
अवंतीवर्धन मतलब जो उज्जैन वाला शासन था उस पर हमला किया था और वो शासन जीता था। अवंतीवर्धन को हरा दिया था और मध्य भारत पर विजय प्राप्त किया था किसने? कालाशोक ने। इसी कालाशोक के वंश में आगे जाकर अंतिम राजा कौन हुए? नंदीवर्धन। अंतिम राजा कौन हुए? नंदीवर्धन। बहुत बढ़िया, अब ध्यान से, नंदीवर्धन हुए। एक मिनट रुको। तो देखो बेटा, बिंबिसार, बिंबिसार के बाद में अजातशत्रु, याद करो सारे पॉइंट। अजातशत्रु के बाद में उदयन, उदयन के 3 पुत्र, और 3 पुत्र में सबसे अंतिम शिशुनाग। शिशुनाग की हत्या कर दी, किसने हत्या कर दी? याद करो। तो शिशुनाग की हत्या कर दी, सॉरी, नाग दशक की हत्या कर दी किसने? शिशुनाग ने। तो शिशुनाग ने यहाँ पे शिशुनाग वंश की स्थापना करी। अब इसके बारे में खास क्या पढ़ा हमने शिशुनाग का? खास बात कि उसने राजधानी शिफ्ट कर दी वैशाली, ठीक है। अब उसके बाद में आगे आया कालाशोक। कालाशोक के टाइम पे 2 महत्वपूर्ण कार्य, दूसरी बौद्ध संगति और राजधानी को फिर से शिफ्ट कर दिया पाटलिपुत्र, कालाशोक। और कालाशोक के बाद में फिर से कौन आया? तो कालाशोक के बाद में आपके राजा आए हैं आपके नंदीवर्धन। यहां तक आपने इतिहास को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, बहुत बढ़िया बेटा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, नंदीवर्धन तक हो गया यहाँ पे, ठीक। अब एक सेकंड, ठीक है, यहाँ तक का कंप्लीट। अब नंदीवर्धन से देखो आगे बढ़ते हैं। देखो, अब नंदीवर्धन के बारे में ज़्यादा डिटेलिंग ना लेते हुए एक शॉर्ट में पहले देखो, फिर इसको डीप में बताऊंगा। देखो, नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्म। जो आपके एग्जाम में सबसे पहले आएगा वो क्वेश्चन है कि नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्मनंद, ठीक, ये इसके संस्थापक थे। अंतिम राजा कौन थे? घनानंद। सिकंदर के समय नंदवंश या मगध पे कौन बैठा था? घनानंद बैठा था। ये क्वेश्चन आपका आता है, सिकंदर जब भारत आया था तो कौन था? घनानंद। और अंतिम भी कौन है? घनानंद। सिकंदर का आक्रमण के बारे में नोट क्या दे रखा है? ध्यान से देखो, सिकंदर का आक्रमण, तो सिकंदर जो था वो मकदूनिया या ग्रीस वाला जो क्षेत्र है, मकदूनिया का राजा था सिकंदर। मकदूनिया का जो राजा था फिलिप, उसका पुत्र था सिकंदर। उसने 326, ये सन जो दिख रहा है ना, बहुत सारे बच्चे बोलते सन याद नहीं होता। बेटा थोड़ा थोड़ा सन ही याद करना है, लाइन टाइम लाइन से याद रखो। 326 में आक्रमण किया था सिकंदर ने, बहुत बार पूछा है सिकंदर ने आक्रमण कब किया था? 326 में भारत पर आक्रमण किया था सिकंदर ने। उस समय पंजाब का राजा, या ठीक है, उस क्षेत्र का राजा कौन था? पोरस, जिसने झेलम नदी के तट पर क्या करा था? युद्ध लड़ा था, जिसको क्या बोलते हैं? हाइडेस्पिस का युद्ध। इस नदी का नाम क्या मिलता है ग्रीस की किताबों में? हाइडेस्पिस का युद्ध। या फिर झेलम का प्राचीन नाम क्या है? वैदिक काल में क्या बोलते हैं झेलम को? वितास्ता। मैंने पढ़ाया आपको। तो वितास्ता का युद्ध, तो वितास्ता का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? पोरस और सिकंदर के बीच में लड़ा गया वितास्ता का युद्ध। तो ये लड़ा गया, और जिसमें कौन हार गया था? ये जो हार है, डाउटफुल है। यह हार जो है डाउटफुल है, कौन जीता कौन हारा, ये हार क्या है आपकी? डाउटफुल है। तो देखो, पंजाब के राजा पोरस ने, इंडिया की जो किताबें मिलेगी उसमें पोरस जीता हुआ बताएंगे, जो ग्रीस की किताबें मिलेगी उसमें सिकंदर को जीता हुआ बताएंगे, ठीक है बेटा। लेकिन क्या है, हम तो भारत में पढ़ रहे, तो हमारे लिए तो सिकंदर हार गया था, पोरस जीत गया था। कौन से युद्ध में? वितास्ता के युद्ध में, हाइडे स्पीच का युद्ध, झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था 326 में, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। सिकंदर के बारे में कहा से, और 323 में, मतलब जो पोरस के साथ में युद्ध हुआ था उसके 3 साल बाद। देखो 326 ईसा पूर्व है बेटा, ठीक है। तो पहले क्या होगा, इधर की तरफ चलकर नेगेटिव बनेगा, ये 0 पर आएगा, उसके बाद में फिर नए साल आएंगे, तब जाके 2020 जो अभी चल रहा हुआ आएगा बेटा, ठीक है। जिसको ये टाइमलाइन समझ में नहीं आती कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो अगली क्लास में फिर मैं एक समझा दूंगा, ठीक। अगर नहीं है, सबको आता है तो फिर इसको समझाने की जरूरत नहीं है। तो बाद में सिकंदर बेबीलोन चला गया और 323 में उसकी मृत्यु हो गई वहाँ पे। ये नंदवंश के बारे में एक शॉर्ट नोट था। अब इसके बारे में डीप में पढ़ेंगे क्या होता है नंदवंश के बारे में। उसके पहले मैं बता दूं कि कोई भी बच्चा प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है, पर कैसे लेना है समझ में नहीं आ रहा। देखो बेटा, जब भी आप प्लस लेना चाहे, जैसे आप क्लिक करेंगे प्लस पर, जैसे आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, देखो आपके सामने ये ऑप्शन आएगा कि आपको 1 मंथ का लेना है, कि 3 मंथ का लेना है, कि 6 मंथ का लेना है, कि 12 मंथ का लेना है। आप
देख सकते हैं कि एक मंथ का जो है वो 1400 रुपये का है 1400, 3 मंथ का जो है 3500 3500, 6 मंथ का जो है 5600 या 5600, या फिर 12 मंथ का जो है वो 7000 रुपये का है या 7000 का है। तो देखो सीधे सीधे आपको दिख रहा होगा, ज़्यादा यूजफुल आपके लिए रहेगा 7000 वाला। करना क्या है, आपको यहाँ पे पुट करना है भूपेश लाइव। जैसे आपने ये पुट किया और प्रोसीड टू पे किया बेटा, तो क्या हो जाएगा, जैसे आपने ये पुट किया, एक सेकेंड, जैसे आपने पुट किया प्रोसीड टू पे किया, तो जो 7000 है वो क्या बन जाएगा आपका, एक सेकेंड, 7000 बन जाएगा आपका 6300। ध्यान देना, तो मतलब आपका 7000 से बन जाएगा 6300, मतलब 700 रुपीज़ लेस हो जाएगा ये रेफरल कोड डालकर। तो ये भूलना नहीं है, मैंने हर स्लाइड पे ऐड किया है आपके लिए ताकि आप गलत यूज़ ना करें। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नंदवंश क्या है, इसके बारे में खास अब वो देखते हैं। देखो नंदवंश के बारे में खास क्या है, ध्यान से। नंदवंश मगध और बिहार का लगभग 344 ईसा पूर्व से लेकर 322 तक के बीच का काल था, जिसका आरंभ या फिर जिसको स्थापना किसने करी थी, तो स्थापना करी थी महापद्मनंद ने। देखो हर्यक के संस्थापक थे बिंबिसार, और अंतिम था नागदशक। उसी के अमात्य ने हत्या कर दी थी, तो नया वंश क्या आया, शिशुनाग। संस्थापक शिशुनागी था, और इसी के अंतिम कौन थे, नंदीवर्धन। नंदीवर्धन की हत्या कर दी किसने, महापद्मनंद ने। महापद्मनंद ने कौन से वंश की स्थापना करी, नंदवंश की, जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, और पहला संस्थापक कौन है, महापद्मनंद। ऐसे आपको याद होना चाहिए बेटा। तो देखो महापद्मनंद ये संस्थापक है। नंदवंश शासक कौन है, वो मौर्य के पहले, मतलब मौर्य साम्राज्य के पहले। तो मैंने आपको जब लेक्चर शुरू किया तभी बोला था कि ये तीनों हर्यक, शिशुनाग वंश और महानंद वंश, ये तीनों पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे मौर्य वंश। ये तीनों वंश के अंदर अंतिम चल रहा है नंदवंश। इसके बाद सीधे आपको कल ही पढ़ाऊंगा मैं। अब देखो स्थानीय और जैन परंपराओं के क्या पता चला है कि महापद्म जो थे उनके नाम क्या थे। देखो महापद्म, जिन्हें महापद्मपति, उग्रसेन, इनके नाम है ये उग्रसेन, ये सभी इसके संस्थापकों का नाम है, मतलब एक ही है ये सब। और समाज के निम्न वर्ग के थे, मतलब ये ऐसा कहा जाता है कि ये क्षुद्र थे। ठीक है, तो आपको पता होगा कि उस समय, ठीक है, वर्ण व्यवस्था थी बेटा, वर्ण व्यवस्था थी, और वर्ण व्यवस्था के अनुसार ही इन्हें क्षुद्र कहा गया, निम्न वर्ग का कहा गया। नंदवंश के लोगों को यूनानी लेखकों ने भी इसकी पुष्टि करी, मतलब उन्होंने भी कहा है कि जो नंदवंश के लोग थे वो थोड़े से निम्न वर्ग के थे, या फिर निचले समाज के निचले वर्ग के थे उस समय। ठीक है, अब देखो पुराणों में क्या मिला है, ध्यान से। पुराणों में इन्हें कहा गया है क्षत्रियों का सहारक, मतलब क्षत्रियों को मारने वाला। ठीक है, नंदवंश की विशेषता क्या बताई गई है कि ये क्षत्रियों को मार दिया करते थे, या क्षत्रियों को मारने वाले थे। पुराणों में ये बताया गया नंदवंश के बारे में। उन्होंने उत्तरी, पूर्वी और मध्य भारत पर किस किस को हराया, देखो ध्यान से। इक्ष्वाकु वंश, पांचाल, काशी, है मतलब महेश्वर, मंडलेश्वर, जो अपने मध्य प्रदेश का ओमकारेश्वर वाला क्षेत्र है, वो है राजा। तो है क्षेत्र को हराया। कलिंग, अश्मक, अश्मक मतलब गोदावरी वाला क्षेत्र, कलिंग मतलब उड़ीसा वाला क्षेत्र, कौरव हिमाचल प्रदेश वाला, मैथिली मतलब आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र, सूरसेन मथुरा वाला क्षेत्र। ध्यान से देखो बेटा सारे क्षेत्र, विद्रहोत्र, ये सारे क्षेत्रों को हराया किसने, आपके नंदवंश के शासकों ने। इस कारण से इनका जो क्षेत्र है कितना ज़्यादा बड़ा था ये आपको पता ही है। ठीक, इसका उल्लेख स्वतंत्र अभिलेखों में भी मिलता है कि इन्होंने काफ़ी बड़ा क्षेत्र बनाया था। क्षेत्र के अंदर गोदावरी की नदी घाटी, आंध्र प्रदेश जो आ गया, कलिंग, उड़ीसा, कर्नाटक का कुछ भाग, मतलब दक्षिण तक चले गए। तो इस वंश के शासकों की राज्य सीमा व्यास नदी तक फैल चुकी थी। व्यास नदी तक फैला हुआ था आपका नंदवंश। इनकी सैनिक शक्ति का भय इतना था कि सिकंदर ने व्यास नदी को पार ही नहीं किया था। याद रखना, सिकंदर ने व्यास नदी को, या झेलम जो आपका व्यास नदी था, उसको पार ना करने का रीज़न क्या बताया था। तो सिकंदर का जो रीज़न है वो दो बताए जाते हैं। पहला रीज़न ये था कि नंदवंश की सेना को देखकर घबरा गया था, और दूसरा रीज़न ये था कि लगातार लड़ाई करने के कारण सिकंदर की सेना घबरा गई थी, ऐसी हो गई थी कि नहीं अब हम नहीं लड़ सकते, अब सीधे हमको घर जाना है। ये दो रीज़न है। तो एक रीज़न मैंने यहाँ बता दिया कि व्यास नदी को पार नहीं करा था, किस कारण से, नंदों की सेना को देखकर। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। कौटिल्य ने, अब क्या हुआ देखो, कौटिल्य ने क्या किया। तो कौटिल्य मतलब चाणक्य, मतलब विष्णुगुप्त। तो कौटिल्य की सहायता से
चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 में नंद वंश को समाप्त कर दिया और मौर्य वंश की नींव डाली। अब इस वंश में 9 शासक हुए, मतलब महापद्म के बाद में ऐसा नहीं है कि महापद्म के बाद में सीधे घनानंद आ गया बेटा, ठीक है। महापद्म के बाद में समय समय पे एक एक करके क्या हुए, अलग अलग राजा हुए, ऐसे करके 9 शासक हुए टोटल महापद्म को मिलाकर। तो 8 पुत्र हुए, 8 पुत्रों ने एक एक करके क्या करा, राज किया। और सबसे अंतिम जो पुत्र था उसका नाम था घनानंद, और घनानंद जो था, ठीक है, वही है जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने मारकर मौर्य वंश की स्थापना करी है, ठीक। तो इनकी जाति को क्षुद्र कहा गया है। और सिकंदर के काल में नंद वंश की सेना में क्या क्या था, ये भी एग्जाम में पूछा तो नहीं गया, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्या क्या इसके अंदर खास है। तो देखो 20,000 घोड़े, 2 लाख सेना, 2,000 रथ और 3,000 हाथी, ये नंदों की सेना के अंदर स्थिति थी। तो आप देख सकते हैं इतनी बड़ी सेना से कैसे लड़ाई करेगा सिकंदर, इस कारण से वो भाग गया था या छोड़कर चला गया था। यहाँ पे ये बात ध्यान रखना कि संस्थापक कौन है, महापद्मनंद, और अंतिम कौन है, घनानंद। तो इस प्रकार से आपका सेगमेंट रहा, ठीक है। एक बार जल्दी से क्विक वे में आपको सारे वंश के बारे में जानकारी दे देता हूं। सबसे पहले हर्यक वंश, ध्यान से देखो, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, बिंबिसार। बिंबिसार के बाद में आया अजातशत्रु, विशेषता मैंने बता दी बेटा। अजातशत्रु के बाद में आया उदयन, उदयन के बाद में फिर कंटिन्यू वंश आता है, उदयन के 3 पुत्र, और सबसे अंतिम वाला जो था वो था नागदशक, ठीक। अब पेन बदल लेते हैं, नागदशक की हत्या हो जाएगी। अब नागदशक की हत्या यहाँ पर हो गई, देखो ये नागदशक की हत्या हो गई यहाँ पर। और नया वंश कौन सा आ गया, तो शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की स्थापना करी शिशुनाग ने। शिशुनाग के आगे आया कालाशोक, बौद्ध संगति दूसरे नंबर की, पाटलिपुत्र राजधानी शिफ्ट, ऐसे याद होना चाहिए आपको। कालाशोक के बाद में और राजा आते गए, एंड में कौन आया, नंदी वर्धन। अब नंदी वर्धन पे फिर से पेन बदल लेते हैं आपको समझाने के लिए। और अब क्या हो गया, ध्यान से, नंदी वर्धन पे हत्या, और नया वंश कौन आया, महापद्म नंद। महापद्मनंद, उसके बाद में 8 पुत्र, 8 में से अंतिम कौन है, घनानंद। और घनानंद की हत्या कौन करेगा, चंद्रगुप्त मौर्य, जो क्या करेगा, चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश की स्थापना करेगा। ये कल पढ़ेंगे हम, ठीक। ये पूरा टाइमलाइन आपको व्यवस्थित रूप से याद होना चाहिए। मेरे हिसाब से मैंने कहीं भी कुछ भी कमी नहीं रखी है, तो आप लोग भी इसी प्रकार से पढ़े ताकि कुछ भी नहीं छूटे आपका। और उम्मीद है कि लेक्चर पसंद आया होगा आपको, तो आप प्लीज़ लेक्चर को लाइक करके जरूर जाए बेटा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, आप लोग लाइक करके नहीं जाते तो वो उससे फीडबैक का कॉलम जो है वो बिगड़ता है बेटा। लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करके जरूर जाए, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, दोस्तों में शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। MTSI 45 डे बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।